गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का मेरे चैनल अध्यापन में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि मैं आपके लिए कुछ अलग सा एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताऊँगा। जनरली आपको यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स ऐसे मिले होंगे जो कि आईएएस की तैयारी कराते हैं, ठीक है। और आप तैयारी तो करते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होता इसका फॉर्मेट क्या होता है। भाई तो यार आप आईएएस अफसर बनते तो आगे की ज़िंदगी कैसे होती है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, उस पर आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताऊंगा वो 2 से 3 पार्ट्स में होंगी। तो ये पहला पार्ट होगा जिसमें मैं कुछ चीज़ें आपको सोर्सेस की कमी होने की वजह से वर्बली बताऊँगा, ओरली बताऊँगा, जिसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ों से अवगत कराऊँगा कि किस प्रकार से एक यूपीएससी एस्पायरेंट आईएएस बन सकता है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जिनको ज्वाइन करके आगे बढ़ सकता है। तो अपने अपने हॉबीज़ और अपने किसी को आईएएस बनने से सपना कोई आईपीएस बनना चाहता है, ठीक है। तो उस पर आज थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत होगी इस पर। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने यूपीएससी के बारे में सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसका आयोजन यूपीएससी द्वारा कराया जाता है और आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है, आपको पता होगा। आर्टिकल 315 की बात की जाए, अनुच्छेद 315 के तहत इसका हमारे संविधान में वर्णन है। और अगर आर्टिकल 312 की बात की जाए अनुच्छेद 312 की बात की जाए तो आपने लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी की जाती है। जैसे आप कहते हैं कि पीसीएस की, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, कर्नाटका पीसीएस, मतलब स्टेट वाइज जो पीसीएस होते हैं उनका जो उल्लेख होता है वो आपका किस में होता है, एक तरीके से वो आपका आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है। अगर आर्टिकल 315 की बात की जाए तो वो यूपीएससी के लिए है, ठीक है। अगली चीज़ की आपको पता भी होगा शायद कि पूरे इंडिया में जब वैकेंसीज़ की आती है तो अप्रॉक्सीमेट अबाउट 1000 वैकेंसीज़ होती हैं, जिनमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड आईआरएस की वैकेंसीज़ होती हैं। अगर आईएएस की बात की जाए तो एक आईटीएन हो या कोई बहुत अच्छा स्कॉलर स्टूडेंट हो या एक ग्रेजुएट पर्सन जो होता है नॉर्मल सा, उसका एक सपना होता है मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूँ, बिकॉज ये अपने इंडिया में बहुत ही प्रेस्टीज एंड ऑनर की जॉब है। आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, आप पॉलिसी मेकर बन जाते हैं, आपका पद बहुत ऊंचा होता है किसी विभाग में, आप सर्वोपरि होते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक देखा जाए तो हर एक एस्पायरेंट का सपना होता है, यूपीएससी एस्पायरेंट का, कि वो आईएएस ऑफिसर बने फर्स्ट थिंग। अब मैं थोड़ा आपको बताऊँगा कि यूपीएससी के अंतर्गत कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका आईएएस, फिर होता है आईपीएस, फिर होता है आईएफएस, फिर होता है आईआरएस, ठीक है। जिनकी रैंक्स बहुत कम होती है वो आईआरएस में जाते हैं, दैट इज़ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा इसको बोलते हैं। आपने आईएएस आईपीएस से काफ़ी मूवीज़ भी देखी होंगी शायद, लाइक सिंह साहब द ग्रेट की बात की जाए, वांटेड मूवी की बात की जाए, ठीक है। और इस तरह के अन्य मूवीज़ भी हैं जिनको आपने देखा होगा, बट आपने कभी आईएफएस आईआरएस के बारे में नहीं देखा होगा क्योंकि मूवीज़ में इन चीज़ों को शो नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दोनों जो ज़्यादा वेल नोन जॉब्स हैं, आपने काफ़ी वीडियोस भी देखे होंगे, आपको आईएएस आईपीएस मिला होगा। फर्स्ट थिंग, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, बहुत लोग इसको फॉरेन सर्विस कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, दैट इज़ द फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फोर्थ इज दैट आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आईएएस की जो बात मैंने भी किया है, मैंने आपसे कहा कि जो सबसे ऊंचे पद पे होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आईएएस की सबसे हाईएस्ट जॉब कौन सी होती है हमारे यहाँ पर, अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट थे, आपने यूपीएससी क्लियर किया और आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आपकी सबसे हाईएस्ट जॉब कौन सी होगी, दैट इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी। ये होता है कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव, अब क्या आपने कैबिनेट मंत्री सुने होंगे, कैबिनेट मंत्रालय सुना होगा, आपने पीएमओ ऑफिस सुना होगा। पीएम ऑफिस में जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं वहाँ पे, उनके बीच में और जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं उनके बीच में एक तरीके से देखा जाए लिंकिंग जो क्रिएट करता है, जो बॉन्डिंग जो क्रिएट करता है, जो पॉलिसीज़ बनती हैं उन पर अपनी राय देते हैं और लगभग 70 to 80% उनका हाथ होता है उस पॉलिसी को क्रिएट करने में। आप अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात कर लें, आप जितनी भी स्कीम्स आती हैं उनकी बात कर लें, तो आपको कहीं ना कहीं पर उसके पीछे
एक IAS ऑफिसर का ही हाथ होता है उसको बनाने में, उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, उसको कैसे फॉलो कराना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि किस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप हम चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं, इसके बारे में जो एक रणनीति तैयार करते हैं वो एक IAS ऑफिसर होता है। तो कैबिनेट सचिव की अगर मैं बात करूँ सिंपल वे में, तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट सचिव की चेयर आस-पास पड़ती है, और जो चाय आती है वहाँ पर उनके पीने के लिए, तो दोनों साथ शेयर करके पीते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा पद होता है। आप UPSC क्लियर करते हैं, इसके लिए आपको कम से कम 23 साल की उम्र तक की आपको IAS क्लियर करना होगा। UPSC आपको क्लियर करेंगे तब आप वहाँ पहुँच सकते हैं, और बहुत बड़ी बात होती है आप PM ऑफिस में बैठते हैं आप, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप PM ऑफिस में है, मीन्स कि आपके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। आप किसी का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आप सब कुछ करवा सकते हैं वहाँ से बैठकर। ठीक है, आप आगे समझदार हैं। राज्यों पे आपकी कमांड होती है, राज्यों में ज़िले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ पर कहावत कही जाती है, कलेक्टर, बहुत बड़ी बात बोली जाती है कि IAS में कलेक्टर हो गए, DM हो गए, बहुत बड़ी बात, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो अगर ज़िलों की बात की जाए, अगर मैं अपनी UP की बात करूँ तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं अन्य राज्यों में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं उन पर एक कैबिनेट सचिव होता है ऊपर, वो भी UPSC क्लियर करेगा। बस इस समय का खेल होता है, कोई कम समय में क्लियर करके वहाँ तक पहुँच जाता है, कोई ज़्यादा समय में करके वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशंस होती हैं और प्रोसेस होता है। आप वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है आप रिटायर हो जाए। लगभग जहाँ तक मैंने देखा है कि एक DM की जो टाइमिंग होती है, एक IAS की जो टाइमिंग होती है एज ए DM, दैट इज़ द 12 ईयर्स, 12 साल तक की वो DM रह सकते हैं। ठीक है, उसी आधार पे अगर मैं आपसे पूछूं कि IAS और IPS में सबसे बड़ा कौन होता है, तो आप कहोगे IAS होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि IAS ही क्यों बड़ा होता है, IPS क्यों नहीं होता, क्योंकि IPS की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन पुलिस सर्विस है, सारा शस्त्र जो ज़िले में होता है, जो मंडल में शस्त्र होता है, उसका जो मेन सर्वे होता है वो IPS ऑफिसर होता है। आप जानते हैं कि शस्त्र अगर लोग कहेंगे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि IPS जो होते हैं उनका अटैचमेंट होता है गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से। आपको पता भी होगा गृह मंत्री इस समय अमित शाह जी हैं। और अगर IAS की बात की जाए तो उनका जो अटैचमेंट होता है वो PM ऑफिस से होता है, प्रधानमंत्री ऑफिस से। इसी कारण बस आप खुद समझ लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए कि PM का पद बड़ा होता है किससे, गृह मंत्रालय से। तो उसी आधार पर जब वो उनका पद बड़ा है तो वहाँ से IAS अटैच है, तो उनका भी पद बड़ा होगा, उनके पास भी अथॉरिटीज़ ज़्यादा होंगी, उनके पावर्स ज़्यादा होंगी। ठीक, अगर दूसरी बात की जाए IPS की, तो गृह मंत्रालय से अटैच होते हैं। ठीक, इसी वजह से उनका पद नीचे होता है। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, IAS टू बी अटैच विद द PM ऑफिस, सो ही मच पावरफुल दैन IPS ऑफिसर। आपके यहाँ IPS की अगर बात की जाए, IAS तो आप जानते हो आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर जो आपने सुना होगा, जिलाधिकारी, है ना, तो उनको कहते हैं। लेकिन अगर IPS की बात की जाए, दैट इज़ द SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपके जो जिले में कप्तान होते होंगे, पुलिस अधीक्षक होते होंगे, उनको बोलते हैं IPS ऑफिसर। और IPS ऑफिसर अगर यहाँ बात की जाए, इसके ऊपर SP के ऊपर SSP होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लाइक ए मंडल की बात की जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स में एक मंडल, और वहाँ पर होते हैं हमारे SSP के ऊपर DIG के ऊपर IG के ऊपर ADG के ऊपर DGP। ठीक है, तो ये चैन चलती है। तो लास्ट स्टेज होती है हमारे यहाँ पर वो DGP की होती है। अगर मैं आपसे बात करूँ IAS जो सेंट्रल लेवल पर कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा पद होता है। अगर स्टेट लेवल पर बात की जाए तो CM हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं, उनके साथ मुख्य सचिव आपने सुना होगा, चीफ सेक्रेटरी, उनका पद बड़ा होता है। उनके नीचे आपके आते हैं प्रमुख सचिव, उसके नीचे आते हैं विशेष सचिव। प्रमुख सचिव की बात की जाए, आपके स्कूल में प्रिंसिपल्स होते थे, प्रिंसिपल के अंदर वाइस प्रिंसिपल होता था, उसी प्रकार से प्रमुख सचिव होता है। अगर स्पेशल सेक्रेटरी की बात की जाए, यहाँ पर विशेष सचिव की बात की जाए, विशेष सचिव मानने से क्या होता है कि जो अन्य पद होते हैं, लाइक एज आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ आबकारी विभाग होगा, आपके यहाँ आयुष विभाग होगा। ठीक है, उनमें जो स्पेशल रखा जाता है जिनको, वो होते हैं विशेष सचिव। लाइक किसी ज़िले से माइनस 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे डेटा लेना है, आयुष विभाग में क्या चल रहा है, आबकारी विभाग में क्या चल रहा है। तो जो विशेष सचिव होगा वो मार्क करके एक ऑर्डर तैयार करते हैं, वो सारे DMs को प्रोसीड किया जाता है। वे सारे DMs अपने यहाँ जितने विभाग होते हैं उनसे डेटा को लेकर विशेष सचिव के माध्यम से प्रमुख सचिव को फॉरवर्ड करते हैं, प्रमुख सचिव मुख्य सचिव देते हैं, फिर वो रिपोर्ट उठाकर CM के आगे पेश की जाती है। उसी आधार पर जो आगे MIS रिपोर्ट आपने देखा होगा, जो डेटा आप बाहर से चेक कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया, ठीक है, कितने शौचालय बने, तो वो जो डेटा निकल कर आता है उसकी रिपोर्टिंग जो तैयार की जाती है वो IAS के माध्यम से तैयार की जाती है, पूरा चेक करने के बाद। ठीक, अगली चीज़ अगर बात की जाए यहाँ पर
कि आईएएस, सपोज करिए आपने यूपीएससी दिया, आपने आईएएस क्लियर कर लिया, तो अब आप आगे कहाँ जाएंगे? आपको पता होगा कि ये पब्लिक डीलिंग की जॉब है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो सिविलियंस को डील करना होता है। सिविलियंस में आपको लीडर्स भी मिलेंगे, आपको कुछ ऐसे मिनिस्टर्स भी मिलेंगे, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो कॉमन सी बात होती है कि जब आपको जिले पे बैठाया जाता है तो आपको लाखों की पॉपुलेशन को डील करना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है स्टार्टिंग स्टेज में। बेशक आपने पेपर क्लियर किया, आप वहाँ तक पहुँचे, बट अभी आपकी जो तैयारी है, जो आपको लोगों को डीलिंग का पावर है, जैसे सपोज करिए आप छोटे थे, आपको ABCD पहले सिखाया गया, फिर आपने अल्फ़ाबेट्स जोड़ के स्पेलिंग्स बनाई, फिर आपने सेंटेंस बनाए, फिर पैरा बनाए, फिर स्टोरीज़ बनी और काफ़ी चीज़ें होती गई। मोटी मोटी बुक्स हम लोग आराम से पढ़ने लग गए। हमको ऐसा तो हुआ नहीं कि स्टार्टिंग में मोटी बुक्स पढ़ने लग गए, ठीक। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इनकी जो पहला पद होता है दैट इज़ द BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। आपके खंड विकास अधिकारी कार्यालय होता होगा, जहाँ पे आपके गांव के सारे विकास के कार्य होते हैं, पेंशन्स होती हैं, आपके क्षेत्र में कोई नाली बनती है, आपके क्षेत्र में कोई सड़क बनती है, आपके यहाँ हैंडपम्प मरम्मत होता है, उसका कार्य कहाँ से होता है? BDO के माध्यम से होता है। तो जो एज ए IAS ऑफिसर BDO का जो टेन्योर होता है IAS ऑफिसर का, वो होता है 43 डेज़ का, 43 दिन तक की वो वहाँ पर कार्यरत होता है। उसके बाद इससे ऊपर का जो पद होता है वो होता है SDM, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी। आप जिले में आप जाते होंगे तहसील में रजिस्ट्री कराने कागजों की, तो वहाँ पर इनकी पोस्टिंग कराई जाती होती है, ठीक है। ट्रेनिंग होती है, क्योंकि सो बोला नहीं, नीचे से चलते हैं, पहले अल्फ़ाबेट्स, फिर स्पेलिंग्स, पे आगे सेंटेंस बनते जाते हैं। फिर इसके ऊपर का जो पद होता है दैट इज द CDO, और CDO के ऊपर होता है ADM, और ADM के ऊपर होता है DM। कभी कभी ADM नहीं भी बनाए जाते हैं लोग, सीधे DM बना दिए जाते हैं। अगर कार्य बहुत अच्छा होता है तो कहा जाता है ठीक है, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा डायरेक्ट उठा के, ओके। और तो ऐसा नहीं है कि आप IAS का पेपर क्लियर कर लेते हैं और आपका एकदम सेफ्टी होगी, क्योंकि कहने मतलब क्या होता है, जैसा आपको टारगेट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सारी चीज़ें दी जाती हैं, आपके साथ वहाँ भी कंपटीशन होता है, आपके साथ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वहाँ पे IAS ऑफिसर्स होते हैं। तो ये चीज़ चलती रहती है लाइफ टाइम तक की। कोई हो सकता है कि बाद में जॉब पा के प्रमोशन पा गया हो, पहले वाला ना पाया हो। तो आपके कार्य पद्धति पे भी, आपकी कार्य प्रणाली पे भी निर्भर करता है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतने अच्छे से आप आगे को प्रोसीड करेंगे। अगर दूसरी चीज़ बात की जाए तो IAS की ट्रेनिंग्स कहाँ होती है, लोग पूछते हैं। IAS की ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है मसूरी में है, जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग कराई जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री आपको पता होगा हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है। अगर मैं IPS की बात करूँ तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आपको पता होगा, पहले हमारे गृह मंत्री थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, तो ही गृह मंत्रालय देखते थे। तो आप समझ सकते हैं कि IAS IPS का शायद सीन समझ चुके होंगे, क्यों पावर ज़्यादा होती हैं, क्यों चीज़ें ऐसी होती हैं, उस पर यह चीज़ें होती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और आप जानते होंगे प्रेस्टीज ऑनर की जॉब है, बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन होता क्या है कि लोगों को लगता है कि पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी, या शायद आप लोग जानते भी होंगे कि एक IAS ऑफिसर बनना पूरे ज़िले के मालिक हैं कहा जाता है, ठीक है। आप जैसे पिता होते हैं घर में, एक IAS की जॉब कैसी होती है। देखिए, कहीं पर हमारे पास अधिकार ज़्यादा होंगे, हमारे राइट्स ज़्यादा होंगे, तो हमारी ड्यूटीज़ भी ज़्यादा होंगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। भाई आपके यहाँ प्यून होता, चपरासी होता, उसका काम क्या होता, आया दफ्तर खोला, झाड़ू वाड़ू मारा, उसके शाम को बंद करके चला जाता। उसके बाद कोई ऐसा नहीं सीन है, उसकी सैलरी भी कम होती है, छोटे पद पे होता है, लेकिन सुकून से ज़िंदगी काटता होता है। लेकिन अगर IAS ऑफिसर की बात की जाए दैट इज़ द 24 आवर्स जॉब होती है। अगर आपके ज़िले में कोई भी मैटर हो जाता है, कोई घटना घटित हो जाती है, कुछ भी हो जाता है अभी आपने जनरली देखा भी होगा, कांवड़ यात्रा में हादसा हो गया था तो तुरंत उठा के IAS का ट्रांसफ़र कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो रीजन्स यही होते हैं कि वो वहाँ पे होते नहीं हैं, लेकिन तब भी वो ज़िले के अधिकारी हैं। जैसे आपके पिता होते हैं घर में, उनके पास सारे अधिकार होते हैं, घर में कोई भी चीज़ डिसीजन लेना तो वो फाइनल डिसीजन वही लेते हैं। लेकिन आपको खुद देख के उनकी हालत कैसी रहती है। बेशक वो पैसा कमाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। उसी प्रकार एक IAS ऑफिसर भी होता है, वो सबके लिए सब कुछ तो कर लेते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता। उसकी लाइफ हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ड्यूटी से भरी होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी की नौकरी होती है। पहली चीज़ तो ये, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करते हुए आपको निकलना होता है, अपना काम करना होता है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपके पास राइट्स ज़्यादा हैं तो आपकी ड्यूटीज़ भी ज़्यादा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि पद भी अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी आप जो चाहेंगे लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। अगर आप अपने कर्तव्य को लेकर उन्मुख हैं, अगर आपकी सोच अच्छी है। और फर्स्ट थिंग कि किसी भी जॉब को पाने के लिए या किसी जॉब को करने के लिए सबसे पहले ज़्यादा मोटिवेशन। बहुत लोगों की किस्में होता है कि बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी पावर्स है, लोग ऐसे बातें करते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपको
कभी लगता है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना हो, तो इसका सबसे पहली चीज़ होती है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जैसा कि मैं फील करता हूँ, मेरा भी सपना यही है कि UPSC एस्पायरेंट हो, और मेरा भी सपना है कि IAS ऑफिसर बनना। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको लोगों के दुखों को देख के दुख होता है। अगर आपको दर्द होता है, अगर आप फील कर रहे हैं उनके दर्द को, आप समझ रहे हैं उनकी फीलिंग्स को, तो आपके लिए जॉब अच्छी है। अदरवाइज़ आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, इससे ज़्यादा पैसे वाली जॉब से प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। बट ये जॉब ऐसी है जहाँ आप लोगों के दुखों को हमको बांटना है, दूर करना है। और ये आई थिंक एक मिडिल क्लास जॉब कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि आपके अंदर गट्स हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं अच्छे से और सही दिशा में, तो आप एक IAS ऑफिसर बन के बहुत कम समय अपने घर का, अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे IFS की बात करता हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय वन सेवा। IRS की बात की जाए यहाँ पर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है। या आपने देखा हो टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं जो लोग SSC का पेपर देकर जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी होते हैं, तो मतलब उनका जो मेन हेड होते हैं वो आपके इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS होते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी किसी पोस्ट में ग्रोथ कम है या कुछ भी, लेकिन IAS का क्या होता है, वो पब्लिक से जुड़ा होता है। और DM आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, उसको सब लोग जानते हैं। ठीक है, आपने IRS IFS कम सुने होंगे, लेकिन आपने DM के बारे में ज़्यादा कुछ सुना होगा। तो यहाँ कुछ ऐसे ही सीन होता है। ठीक है, तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें रिटर्न में दे दूँगा और चीज़ें समझा भी दूँगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस प्रकार से एक कांस्टेबल या एक लेखपाल प्रमोट होकर कांस्टेबल SP तक की, और एक लेखपाल SDM तक कैसे जा सकती है, इसकी चैन क्या होती है, मैं उस पर चर्चा करूँगा, उस पर बातें करूँगा। मैं काफ़ी ऐसे बताऊँगा जो शायद आपको चीज़ें यूट्यूब चैनल से भी इतना सही दिशा में ना मिल पाएँ, तो मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी जानकारी पाने के लिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो पढ़ाई को लेकर या किसी अन्य करियर गाइडेंस को लेकर, तो आप मुझसे मेरा WhatsApp नंबर मैसेज कर सकते हैं। और आप दूसरी चीज़ की मुझे जो भी चीज़ें हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।